नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को लोगों ने आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। पटना के राजेंद्र नगर आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बेटे अंशुमान सिन्हा ने उन्हें कांधा दिया। बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने भी कांधा दिया। अंतिम यात्रा में बिहार कोकिला का गाया आखिरी छठ गीत बचा। गुलबी घाट पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमन सिन्हा अपनी मां को मुखाग्नि देते वक्त फफक पड़े। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं। घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहे के साथ साथ छठी मैया के जयकारे भी गूंजते रहे। शारदा सिन्हा ने गुलबी घाट पर ही दाह संस्कार की अंतिम इच्छा जताई थी। दरअसल 22 सितंबर को लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर ही किया गया था। बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया कि पिताजी के जाने के बाद मां का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने एक दिन एक बात में कहा कि मुझे भी गुलबी घाट में ही अंतिम विदाई दी जाए। इसलिए मां की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गुलबी घाट पर ही दाह संस्कार किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के गुलबी घाट की, जहां पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने यह बातें बताई कि शारदा सिन्हा की भी अंतिम इच्छा यही थी कि गुलबी घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि सितंबर के महीने में जब शारदा सिन्हा के पति की भी मृत्यु हुई थी तो उनका भी अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर ही किया गया था। और उसके बाद फिर एक दिन अंशुमन सिन्हा ने बताया कि बातों बातों में ही उनकी मां ने यह जिक्र छेड़ दिया कि उनकी भी अंतिम इच्छा यही है कि उनका अंतिम संस्कार भी गुलबी घाट पर किया जाए, और उसी के अनुसार उनके बेटे ने यह कहा कि उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया गया। आज छठ महापर्व मनाया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बेगूसराय जिले के नवनिर्मित सिमरिया घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व को लेकर तैयार किए गए छठ घाट का जायजा लिया। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार का पुख्ता प्रबंध करें। छठ घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। छठ घाट और मार्गों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि व्रती सहूलियत पूर्वक घाट तक आवागमन कर सकें। उन्होंने कहा कि सिमरिया धाम काफी अच्छा धाम बन गया है, काफी बड़ा हो गया है। यहां आने वाले लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने सिमरिया धाम में नवनिर्मित धर्मशाला का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राजकीय कल्पवास मेला क्षेत्र का भी परिभ्रमण किया और वहां उपस्थित साधु संतों से मुलाकात की। राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे 6 लेन सड़क पुल के निर्माण कार्यों की प्रगति की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली और निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने रोहतास जिले के डेहरी में खास महल की भूमि को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खास महल की भूमि जहां जहां है, विभाग इसके लिए बड़ा फैसला लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खास महल की भूमि की समस्या के समाधान के लिए विभाग एक मसौदा लाने जा रहा है, जिसमें वन टाइम पेमेंट के तहत खास महल की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन जिन शहरों में खास महल की भूमि है, उन खास महल की भूमि पर 100 वर्षों से अधिक दिनों से रह रहे लोगों का अगर 100 दिनों में उनकी समस्या दूर हो जाती है तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। वहीं
2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोहतास जिले के टिहरी डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह को चालू करने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि रोहतास उद्योग समूह की भूमि को रेलवे द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और इस भूमि का इस्तेमाल किस रूप में किया जा सकता है, इसके लिए मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा और इस भूमि का किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा। बताते चले कि डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह की भूमि को रेलवे के द्वारा वैगन कपलर कारखाना खोलने के लिए लिया गया था, लेकिन आज तक कारखाने की आधारशिला नहीं रखी जा सकी है, जिसके चलते रोहतास जिले के अलावा कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले के लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। और अब खबर झारखंड से। झारखंड में चुनावी घमासान चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने एक दूसरे को परास्त करने के लिए चुनावी चक्रव्यूह रचा है। एक दूसरे के सियासी वार पलटवार भी एक दूसरे के प्रति किए जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वह आगामी राज्य के चुनावी मुकाबले में कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से हमला करने के बजाय उनसे सीधा मुकाबला करे। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में। अजब हालात है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके खिलाफ 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है, इसलिए लोग 23 नवंबर को आपको वोट देकर बाहर कर देंगे। दरअसल झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई छिड़ गई है। बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर 25 लाख रुपए में जेएसएससी सीजीएल की एक सीट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हेमंत सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को बर्बाद करने का निर्णय लिया है। इसी का नतीजा है कि नौकरी देने के नाम पर सीट बेची जा रही है। छात्रों के भविष्य और सपनों की कीमत लगाकर हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी अपना पेट भरने में मस्त हैं। एक एक सीट के लिए 25-25 लाख रुपए तक की बोली लग रही है। इस पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने टैग करते हुए जवाब दिया। वहीं बोकारो विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी और विधायक बिरंची नारायण ने हरला थाना क्षेत्र के श्रमिक कॉलोनी में पदयात्रा कर लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने श्रमिक कॉलोनी में जो समस्याएं हैं उसको भी सुना। मीडिया से बात करते हुए एनडीए प्रत्याशी बिरंची नारायण ने कहा कि मैं अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच आया हूं। विगत 10 सालों में जो भी वादा किया उसे पूर्ण करने का कार्य किया और आगे भी करूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जोर शोर से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद भी ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर 19 वर्षों तक किए गए सेवा को लेकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि चुनाव जीतने से पहले, चुनाव जीतने के बाद और विधायक नहीं रहने के बाद भी वे लगातार क्षेत्र में जनता के साथ काम कर रहे हैं। जनता से इस बार मजदूरी मांगने का वह काम कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक पर हमला करते हुए कहा कि मेरी मजबूरी में उनकी यह मजबूरी है कि मैं काला चश्मा पहनूं, लेकिन मेरे मजबूरी पर भी वह व्यंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब जनता देगी।
विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र के उत्तासारा पंचायत की, जहां पर एनडीए गठबंधन के आजसू पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो गांव में जनसंपर्क कर लोगों से संवाद कर उनकी समस्या सुनने के बाद अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गोमिया विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के प्रत्याशी योगेंद्र महतो पर कहा कि सबसे पहले वे अपने आंख से काला चश्मा उतारे, तभी तो उन्हें विकास दिखाई देगा। जो व्यक्ति कोयला चोरी में संलिप्त रहा हो, जिसे सजा होने के बाद उसकी सदस्यता रद्द हुई है, उसे क्या विकास दिखेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लाभ के पद पर रहकर कोई व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है। इसके लिए हम चुनाव आयोग जाएंगे और शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने इन 5 वर्षों में जनता के बीच रहकर उनके लिए काम किया है। वहीं हम बात करें तो नक्सल प्रभाव क्षेत्र में 78 वर्षों के बाद जहां सड़क नहीं बनी थी, पुल नहीं बनी थी, पुलिया नहीं बने थे, वह सभी हमने बनवाने का काम किया। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम जीतेंगे और राज्य में अपनी सरकार अवश्य बनाएंगे। लोहरदगा समाहरणालय मैदान में आयोजित विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड के विकास में 3 स्पीड ब्रेकर कांग्रेस, राजद और जेएमएम पार्टी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कम से कम 2 बार एनडीए की सरकार दे, हम झारखंड को भारत के सबसे धनवान राज्य में बना देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झारखंड के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। दोनों राज्यों में आज विकास की धारा बह रही है, लेकिन झारखंड आज भी पिछड़ा है, जिसके लिए सिर्फ कांग्रेस, राजद और झामुमो जिम्मेवार है। तीनों पार्टी राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार आएगी तो सबसे पहले घुसपैठियों पर रोक और घुसपैठ पर सख्त कानून बनाया जाएगा। हम समान नागरिक संहिता इस राज्य में लागू करेंगे, लेकिन यह आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने आरक्षण मामले में कहा, विपक्ष के बहकावे और अफवाहों में ना आए। मैं संकल्प लेकर वादा करता हूं कि कोई भी आपका आरक्षण छीनने का काम नहीं करेगा। उन्होंने चूल्हा प्रमुख मंच से आजसू के प्रत्याशी नीरू शांति भगत के पक्ष में वोट मांगते हुए गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने के 11 तारीख को राज्य की हर महिला के खाते में 2100 रुपए देने की घोषणा की। राज्य में लोगों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही। राज्य के वैसे बच्चे जो बीए कर चुके हैं उन्हें 2 वर्षों तक 2000 महीना दिया जाएगा। फूलो झानो योजना के तहत हर बच्ची को किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा दी जाएगी। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 6 पोषण किट दिए जाएंगे। 21,000 की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों के 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही। बोकारो जिले के चंदनख्यारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल ग्राउंड में 10 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आजादी के बाद पहली बार चंदनक्यारी के धरती पर कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिसको लेकर चंडीपुर फुटबॉल ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि 7 विधानसभा क्षेत्र से लोगों का आगमन होगा। साथ ही विधानसभा के सभी प्रत्याशी के साथ साथ कई बड़े और वरिष्ठ नेता मंच पर रहेंगे। चंदनक्यारी से एनडीए के प्रत्याशी अमर बावरी के पक्ष में वोट अपील करने पीएम आ रहे हैं। वहीं अमर बावरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चंदनक्यारी आ रहे हैं। साथ ही रोटी बेटी माटी के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, मूलवासी आदिवासी की अस्मिता की रक्षा के लिए जो इस चुनाव में संकल्प लेकर के कमर कसकर झारखंडी जनता खड़ी है, इसका नेतृत्व देकर जाएंगे। साथ ही कहा कि उनके आने का असर तो पहले से ही दिख रहा है। उनके आने मात्र से ही विरोधियों की नींद उड़ी हुई है। झारखंड की सरकार हिली हुई है और इस अत्याचारी कदाचारी सरकार को इस बार जनता पूर्ण विराम लगाने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय राज्योत्सव के समापन और राज्य अलंकरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सबकी भागीदारी की जरूरत है। इसमें छत्तीसगढ़ का योगदान बढ़ चढ़कर होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के लिए एक मिसाल है। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्य अलंकरण से सम्मानित सभी विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के
36 सम्मान जिन्हें देखकर मुझे ऊर्जा मिली है। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर सतत आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के 24 वर्षों में हमने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की है। वहीं मुख्यमंत्री स्वाई ने अपने संबोधन की शुरुआत अलंकृत हो रही सम्मानित विभूतियों को बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि आज अलंकृत हो रही विभूतियों में नारायणपुर के बुटलू राम मथुरा जी भी है। उनकी सराहना मन की बात कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी माताएं बहनें भावी विकास के लिए ताकत है। हमारी महतारी वंदन योजना के फलस्वरूप प्रदेश की माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण से ही हम प्रदेश का सशक्तिकरण कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। माओवाद के खिलाफ कड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। राज्य में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के पहले उन्होंने युवा कांग्रेस द्वारा महिलाओं की पंचायत चुनावों में सक्रिय भागीदारी के लिए चलाए जा रहे अभियान महिला स्वराज अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। ग्राउंड लेवल से लेकर पार्लियामेंट तक जो महिलाएं इच्छुक हैं चुनाव लड़ने की, उनके लिए यह अभियान है। झारखंड चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी को लोकसभा में झटका लगा है, वही परिणाम इन दोनों राज्यों में आने वाला है। जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। जो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है वह बौखलाहट का उदाहरण है और वह सिर्फ नेतृत्व में बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। रायपुर दक्षिण में चुनाव हो रहा है। मुझे खुशी है कि सभी ने मिलकर निर्णय लिया और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उम्मीदवार बनाए गए। बीजेपी के उम्मीदवार सांसद महापौर के रूप में निष्क्रिय रहे हैं। कांग्रेस ने एक नए युवा को मौका दिया है। बेहतर तरीके से आकाश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव एक ट्रेलर है। लोगों का विश्वास और प्यार जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ सहकारी मर्यादित कर्मचारी संघ ने 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल धमतरी में संभाग स्तरीय धरने में महासमुंद जिले सहित 4 जिलों के सहकारी समिति से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। इससे पहले भी यह लोग अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 2 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर महासमुंद जिले सहित छत्तीसगढ़ के हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। अगर उनकी मांगें जल्द ही पूरी नहीं हुई तो धरना आगे भी जारी रहेगा, जिससे 14 नवंबर से धान खरीदी भी बाधित हो सकती है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने सरकार के सामने 3 मांगें रखी हैं। इसमें समितियों को 3-3 लाख रुपए का प्रबंधकीय अनुदान देने की मांग के साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान की मांग शामिल है। कबीरधाम के थाना बोड़ला क्षेत्र में मुआवजा राशि के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। काशीराम मेरावी ने बताया कि उसके 2 पुत्र गोपाल मेरावी और भागबली मेरावी के बीच जमीन के मुआवजे के बंटवारे को लेकर मतभेद था। 5 नवंबर की शाम लगभग 6:30 बजे गोपाल अपने छोटे भाई भागबली से बंटवारे के पैसे मांगने के लिए घर आया। इसी दौरान दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हुई, जो जल्दी ही हिंसक संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर छोटे भाई ने पास में रखी लोहे की कुदाली से बड़े भाई गोपाल के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुदाली को भी जब्त
कर लिया है। खैरागढ़ जिले के घाटापार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अगस्त महीने में अंतर्राज्यीय गौ तस्करों पर पुलिस ने कार्यवाही की थी, जिसमें खैरागढ़ जिला पुलिस लगातार गौ तस्करों के गिरोह के अंतिम आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब तक खैरागढ़ जिला पुलिस को 7 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। वहीं पुलिस को पूरे मामले में 3 और आरोपियों को पकड़ने में अब एक बार फिर से कामयाबी हासिल हुई। इस तरह से इस पूरे मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 130 गौवंश का रेस्क्यू किया गया था। पूरे मामले का खुलासा आज एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। और अब बात मध्य प्रदेश की। जबलपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी तिराहे पर बीती रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक रईस जादे ने अपनी बेलगाम गाड़ी से स्कूटी सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उनके साथ बैठा 3 वर्षीय बेटा कार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में पति पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ रूप से देखा जा सकता है कि गाड़ी सवार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद गाड़ी रिवर्स की और फिर स्कूटी के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए भाग निकला। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसपी रितेश शिव और थाना प्रभारी ने शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। विधायक लखन घनघोरिया और पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। लोगों के अनुसार आरोपी रसूखदार परिवार से है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।